हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास आपका होने वाला है पेड क्लास, उसमें है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जैसे कि आप जानते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ए टीचर। जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन मैं जब देख रही थी तो उसमें मोस्ट ऑफ जगहों पे जो है टीचर का रोल जो है पूछा जा रहा है। तो आज हमारा मेन बेसिक यही रहेगा, रोल ऑफ टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हमारा जो सबसे फर्स्ट ये है टॉपिक, वो हमारा है टीचर। टीचर का क्या रोल होता है। टीचर का क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट करके आता है, किसी भी चीज़ में पूछ देता है कि बच्चों के लर्निंग में टीचर का क्या रोल है, किशोरावस्था में टीचर का क्या रोल है, बाल्यावस्था में टीचर का क्या रोल है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो मैं क्लास लेकर आई हूँ, टीचर का कहीं पर किसी भी तरह से रोल पूछे, आपको लिखना यही आंसर है। और लिखना भी इसी तरीके से है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आप लोग के मार्क्स कहीं से कुछ नहीं जाएगा। पहले तो आप टीचर की क्वालिटी बताएंगे, टीचर की क्वालिटी बताने के बाद टीचर की ड्यूटीज़ बताएंगे कि एक्चुअली में टीचर की ड्यूटी क्या है। उसके बाद जो भी टॉपिक दिया हुआ रहेगा उस टॉपिक से उसको रिलेट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, हाफ पार्ट में रहे, फुल पार्ट में रहे, लेकिन ये रहेगा। किशोरावस्था से रिलेट करके रहे या फिर ये बाल्यावस्था से रिलेट करके रहे, चाइल्डहुड से रहे, एडोलेसेंस से रहे, लेकिन टीचर का रोल जरूर पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम इसको लिखना स्टार्ट ही करेंगे, तो अध्यापक शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु है। सब जानते हैं ये सेंट्रल पॉइंट है। एजुकेशन में जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले, चाहे कोई भी चीज़ यूज़ कर ले, विदाउट टीचर जो है ये पॉसिबल नहीं है। मुख्य अध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर ही कई हद तक निर्भर करती है। चाहे मुख्य अध्यापक कितना भी विद्वान व कुशल क्यों ना हो, यदि उसे योग्य शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है तो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं हो सकता है। मानवीय साधनों में मुख्य अध्यापक एवं अध्यापक दो बड़ी शक्तियां हैं जो किसी विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण अंग है। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है कि यदि दोनों ही शक्तियां ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक अपने अपने कार्य संभालें। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि, देखिए यहाँ पर इसको ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिखें तो बस इतना ही लिख दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है, ये हम सब जानते हैं। और बिना इसके जो है स्कूल नहीं चलाया जा सकता है। अब ये मुख्य अध्यापक और ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम टीचर का रोल लिखेंगे उसमें हम थोड़ा सा टीचर्स के बारे में तो बताएंगे ही, अध्यापक के बारे में, तो यहाँ से यहाँ तक आप बता देंगे। चलिए अब हम इसके गुण को देखिए। कहीं भी टीचर का रोल आए ना, आइडियल टीचर का जो है जो क्वालिटीज़ होती है वो लिख दीजिएगा, वो ज़रूर लिखिएगा। बस 2 लाइन में लिखिए, 4 लाइन में लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। आदर्श शिक्षक उसे माना जाता है जो विद्यार्थियों को तो राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करता ही है, साथ ही साथ समाज तथा देश को गति भी देता है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो कि आदर्श शिक्षण के गुणों पर प्रकाश डालते हैं और जिन्होंने समाज व देश को नई दिशा दी। इस सूची में गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु अत्रि, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य तथा गुरु चाणक्य तथा अन्य कई गुरुओं के नाम आते हैं जिन्होंने लोक तथा परलोक दोनों को सुधारा है। तो ठीक है, ये है आदर्श टीचर के कुछ उदाहरण जो कि आप चाहें तो लिखें। अब हम देखेंगे मॉडर्न टीचर्स, जो अभी हमारे टीचर्स हैं, उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं या उनको कहाँ मापदंड में रखा जाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्यापकों के लिए जो मापदंड भूतकाल में निर्धारित किए गए थे अब बदल चुके हैं। जाहिर सी बात है, टाइम अपडेट हुआ है तो ये भी नियम भी जो है अपडेट हुए हैं। यह सेवा का कार्य अब व्यवसाय बन चुका है, परंतु इतना होने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि आदर्श अध्यापकों का अकाल पड़ गया है या वे गुण रहित हो गए हैं। आज भी एक लंबी सूची ऐसे गुरुओं के नाम की है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में तो सहायक है ही, साथ ही साथ देश को प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों में बालकों को समझने की शक्ति, उचित रूप से कार्य करने की क्षमता, शिक्षण योग्यता, कार्य करने की इच्छा तथा रुचि आदि अनेक गुणों का
गुण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो हमारे पुराने प्राचीन गुरु होते थे, टीचर होते थे, अध्यापक होते थे, उनके बारे में बताया गया। ये मॉडर्न टीचर्स के बारे में बताया गया। तो 2 एग्जाम्पल आपको गुण के बारे में है। अब हम पॉइंट्स में देखेंगे। शिक्षण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध मुख्य रूप से अध्यापक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इस विषय पर संसार भर में अनेकों अध्ययन किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डॉक्टर F.L. क्लैप ने 1913 में किए अपने अध्ययन के आदर्श पर अच्छे शिक्षक में गुण होने चाहिए। ये मॉडर्न टीचर्स में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये है। आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले संबोधन, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या होता है? मतलब बात करने का तरीका, मतलब टॉपिक को बताने का तरीका, किसी भी चीज़ को जो है रखने का तरीका, वो होता है एड्रेसिंग। रखने का तरीका, किसी भी पॉइंट को आप, किसी भी अपने पॉइंट को सामने वाले के सामने रखने का तरीका एड्रेसिंग होता है। व्यक्तिगत आकृति, फिजिकल अपीयरेंस, आपका फिजिकल अपीयरेंस मतलब आप कैसे चलते हो, क्योंकि आप आइडियल हो किसी के, तो आप जैसे मन करे वैसे चलना या फिर जैसे मन करे उठना बैठना नहीं कर सकते हो। आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। आशावादिता, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, कहीं भी निगेटिव बातें ना करना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी फैलाना। संयम, पेशेंस, ऑफ कोर्स धैर्य जिसको हम बोलते हैं, पेशेंस की ज़रूरत होती है और टीचर में ये क्वालिटी है जो कि होनी ही चाहिए। उत्साह, जिल, साथ साथ में एक्साइटमेंट भी होना चाहिए, जिल भी होना चाहिए, उत्साह भी। आप में उत्साह रहेगा तभी तो आप अपने स्टूडेंट्स में जो है वो उत्साह, वो जिल दे पाओगे। मानसिक निष्पक्षता, मेंटल इम्पार्शलिटी, मतलब अपने दिमागी तौर पे किसी को भी, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना। शुभ चिंतन, गुड थिंकिंग, हमेशा सही सोचना, अच्छा सोचना। सहानुभूति, सिंपैथी, सबके प्रति सहानुभूति रखना, तभी बच्चे आपके साथ अपना प्रॉब्लम सॉल्व शेयर कर पाएंगे और फिर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति और विद्वता, स्कॉलरशिप, मतलब अपने सब्जेक्ट को लेकर के आपको ज्ञान होना। तो ये जो है 10 पॉइंट्स बताए गए हैं किसके द्वारा? ये 10 पॉइंट्स बताए गए हैं डॉक्टर F.L. क्लैप ने के द्वारा, जो ये 10 क्वालिटी जो है टीचर में होनी चाहिए। अब क्या है, ये 10 क्वालिटी को आपको इसी तरह से लिखना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्या टीचर को स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। अध्यापक का विद्यार्थी से संबंध अभिभावक के समान है। बचपन में जैसे बच्चे का सर्वस्व उसकी माँ होती है, उसी प्रकार विद्यालय स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी का सर्वेसर्वा होता है। इसलिए अध्यापक को अपने तथा विद्यार्थी के बीच संबंध को श्रेष्ठ बनाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो जो रिलेशनशिप होता है वो स्टूडेंट के साथ डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका मित्र का भी होता है। आपको पेरेंट्स तो बनना ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो है दोस्त भी बनना है, ताकि वो अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर कर पाए। चलिए पॉइंट्स में देखते हैं, पॉइंट्स क्या है। विद्यार्थियों की रुचि तथा आवश्यकताओं को समझना, उनके इंटरेस्ट, उनकी ज़रूरतों को समझना, उसका स्वयं का आचरण श्रेष्ठ हो, क्योंकि यदि अध्यापक का खुद का आचरण निम्न स्तर का होगा तो विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता या गलत पड़ सकता है। तो यस, हमें अपने कैरेक्टर, हमारे बिहेवियर पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि वो बच्चों पे भी उसका सही असर पड़े। विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों को समझना, उनके एटीट्यूड को समझना, उनके नेचर को समझना, उसे निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात तथा सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहिए। टीचर को कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, हर तरह से सोचना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की गलत भावना उसके मन में ना आए कि अरे ये तो टीचर उसको ज़्यादा मानता है या फिर उसको ज़्यादा करता है तो मेरी बातें क्यों सुनेगा। तो आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए।
विद्यार्थियों के प्रति विश्वास, सहयोग, आदर की भावना को अपनाना तथा कटुता का स्वभाव तथा रुख अपनाने से दूर रहना चाहिए। अध्यापक को सदैव छात्रों से निकटता रखनी चाहिए तथा उसे छात्रों के साथ लोकतंत्रात्मक पद्धति के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। कठिन समय आने पर उसे अत्यंत और न्यायपूर्ण नीति को अपनाना चाहिए। जब जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है उसमें जो है जो भी डिसीजन उसको लेना हो वो फेयर हो, उसमें जो है किसी तरह का पक्षपात ना हो, किसी तरह की गलती ना हो और सही तरीके से जो है डिसीजन ले। एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कुशलता से पेश आना चाहिए। विशेष स्थितियों में विद्यार्थियों की प्रशंसा या दोषारोपण कर सकता है, लेकिन अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की उपस्थिति में किसी विद्यार्थी को ज़्यादा हतोत्साहित या प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको अलग ले जाके समझाइए, ये नहीं कि दूसरे के सामने उसको नीचा दिखाइए, उसको हतोत्साहित कीजिए, उसको डिस्करेज कीजिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में विद्यार्थी तथा अध्यापक के संबंध में अत्यधिक बदलाव आ चुका है। अब अध्यापक का काम विद्यालय की गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा है, वह विद्यार्थी के उत्थान तथा सर्वांगीण विकास के लिए हर समय प्रयासरत रहता है। वह अब अभिभावक, सच्चा मित्र, मार्गदर्शक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आदि अनेक रोल निभाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब टीचर सिर्फ टीचर नहीं रह गया है, बच्चों के लिए पेरेंट्स भी है, एक अच्छा फ्रेंड भी है, एक गाइड भी है, एक काउंसलर भी है। तो वो पूरी तरीके से ओवरऑल बोल सकते हैं आइडियल पैकेज बन गया है स्टूडेंट्स के लिए। सो आज के टीचर में यही जो है भिन्नता है। अब देखेंगे कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो मुख्य अध्यापक होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है। देखिए, मुख्य अध्यापक मतलब कि जो अध्यापकों के ऊपर होते हैं वो अध्यापकों पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन उनकी भी अगर सिचुएशन को समझा जाए तो उनको भी ऊपर से प्रेशर आता है और वो सारी चीज़ें जो है वो हैंडल करते हैं। तो उनका रोल क्या होता है? कितनी बार ये देखा गया है कि अध्यापक तथा मुख्य अध्यापक के संबंध बढ़िया नहीं होते, उसमें तनाव रहता है और उसका रहने का रीज़न क्या है? कई बार राजनीतिक दबाव या कारणों से कुछ अयोग्य व्यक्तियों का मुख्य अध्यापक के रूप में चयन हो जाता है। ऐसे लोग व्यक्तिवादी तथा घमंडी होते हैं, हर काम को राजनीति के माध्यम से करवाना चाहते हैं। वे स्वयं काम या तो जानते ही नहीं या फिर करने से परहेज रखते हैं। अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप कर उन्हें नाजायज तथा गलत ढंग से प्रताड़ित करते हैं। इन कारणों के होते ज़्यादातर अध्यापक अपने मुख्य अध्यापक के खिलाफ हो जाते हैं। ज़्यादातर यही देखा गया कि अध्यापक और मुख्य अध्यापक के बीच में तनाव रहता है। रहने का रीज़न यही है कि जो मुख्य अध्यापक के पद पे रहता है या तो वो सही व्यक्ति नहीं होता है, उस पोस्ट के लिए जो है उचित व्यक्ति नहीं होता है, वो कभी कभी अपने पावर के ये में घमंड में रहता है, खुद काम या तो जानता नहीं या फिर करता नहीं और अध्यापकों से करवाता है, प्रताड़ित करता है। तो ये एक रीज़न है दोनों के बीच में संबंध खराब होने के। दूसरा है मुख्य अध्यापक को पक्षपात पूर्ण व्यवहार, अहंकार, मिथ्या घमंड तथा तानाशाह जैसी बुरी आदतों से बचना चाहिए। कई बार मुख्य अध्यापक की नियुक्ति वरिष्ठता यानी सीनियरिटी या गुणों के आधार पर नहीं होती। ऐसी नियुक्तियां ज़्यादातर अधीनस्थ सहयोगियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है। इसलिए मुख्य अध्यापक का कर्तव्य है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर रोब गांठने की बजाय उनका दिल जीतने का प्रयास करें। तो मुख्य अध्यापक और अध्यापक के बीच में रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे कि अभिभावकों के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है क्या रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर का। अभिभावकों तथा अध्यापकों के बीच विश्वास तथा सहयोग का रिश्ता होना चाहिए। एक्चुअली में पेरेंट्स और टीचर ये दोनों ऐसी कड़ी है जो मिलकर के एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट बनाते हैं। क्योंकि कुछ उसकी कमियां उसके पेरेंट्स जानते हैं, कुछ टीचर जानते हैं, तो जो दोनों मिलकर के उसके बारे में अगर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बच्चा, उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना लाजमी है, एकदम आना ही आना है किसी भी तरीके से। तो इस तरह से अभिभावक तथा अध्यापक के बीच का जो
रिलेशनशिप होता है वो विश्वास का होता है और होना भी चाहिए और सहयोग का होना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों की शिक्षा का प्रबंध करना भी अध्यापक का कर्तव्य है। जैसे कि स्टूडेंट को हम शिक्षित कर रहे हैं और अगर कोई ऐसा अभिभावक है जो कि शिक्षित नहीं है, उसे उसके बारे में ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसका ज्ञान देना और उसको शिक्षित करना भी टीचर का ही काम है। उसके लिए वो विशेष भाषणों, सिनेमा शो तथा प्रदर्शनियों की व्यवस्था कर सकता है। अध्यापकों की अभिभावकों के प्रति विनम्र तथा उदार चित्त होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जो टीचर्स हैं पेरेंट्स को लेकर के पोलाइट रहें, उनसे उनकी बातों को समझे, जैसे स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं, समझाने में काम रहते हैं, धैर्यपूर्ण रहते हैं, वैसे ही उन्हें पेरेंट्स के साथ भी रहना चाहिए। अभिभावकों की भी बहुत सारी समस्या होती है, उसको सुलझाने में टीचर ही हेल्प कर सकता है। क्या है? सस्ती किताबें उपलब्ध कराना में गणवेश दिलवाना, दिन का खाना, दोपहर का बच्चों को पौष्टिक भोजन करवाना। अगर देखा जाए तो अभिभावकों की ज़्यादातर समस्याएं जो है बच्चों से रिलेटेड ही रहती है। तो अगर बच्चों की हेल्प टीचर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है पेरेंट्स की ही हेल्प हो जाती है। डॉक्टरी सहायता, बच्चों नाप तोल, स्वास्थ्य संबंधी प्रगति चार्ट बनाना, विद्यार्थियों के लिए वाहन का प्रबंध करवाना, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाना। तो ये सारा काम करके अगर टीचर करता है तो पेरेंट्स की समस्याओं को जो है सॉल्व करता है और फिर पेरेंट्स और टीचर में जो है रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं। अब आइए अध्यापक के कार्य यानी टीचर्स के एक्चुअली में जो फंक्शंस होते हैं, यही क्वेश्चन आता है। तो जब भी आपको टीचर्स का रोल पूछे ना, या फिर टीचर की ड्यूटी पूछे, टीचर के कर्तव्य पूछे, तो यही सारा लिखिएगा और ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं देख रही हूँ उसमें मोस्ट ऑफ ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी लॉन्ग में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला कार्य क्या होगा एक टीचर का? टीचिंग। टीचर तो टीचिंग का कार्य है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापक को पाठ्यक्रम को विशेष योजना के अनुसार बनाना तथा शिक्षा क्रम को साप्ताहिक एवं मासिक इकाइयों में बांट देना चाहिए। अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है शिक्षा देना, इसलिए उसे अपना संपूर्ण ध्यान शिक्षण कार्य पर केंद्रित करना चाहिए। देखिए, टीचर का सबसे फर्स्ट बोला जाए तो रोल टीचिंग का ही है, तो टीचिंग भी उसको सही ढंग से करनी चाहिए, जैसे पाठ्यक्रम का ध्यान रखना, लेसन प्लान का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, किस तरह से बच्चों को सही तरीके से जो है शिक्षा दी जाए, कैसे उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको समझ में आए, ये सब काम टीचर का ही है। दूसरा जो इसका पॉइंट है गठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा जो पहला कार्य तो टीचिंग है, अब उसके बाद उसका एक्स्ट्रा कार्य अब स्टार्ट होता है। तो दूसरा कार्य क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, गठन। अध्यापक का कार्य कक्षा में पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, वह विद्यालय की रीढ़ होता है। वह विद्यालय गठन और उसका सुचारू रूप से कार्य संचालन करने में मुख्य अध्यापक को सकारात्मक सहयोग देता है। तो संगठन में क्या है? पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों का संगठन, सबसे पहले करिकुलम से रिलेटेड है। दूसरा है विद्यालय प्रांगण की साज सज्जा, जो कैंपस है स्कूल का, उसको सही तरीके से रखना। पाठ्य सहगामी यानी कि जो टीचिंग एड्स है, जो भी टीचिंग से रिलेटेड मटेरियल की ज़रूरत है उसको उपलब्ध करवाना, उसको ऑर्गेनाइज करना। स्वास्थ्य विधि के साधनों की व्यवस्था, जो सेफ्टी एड्स होता है उसको उसका ध्यान रखना, उसका जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाना। छात्रों के पुस्तकालय संबंधी कार्य का संगठन, लाइब्रेरी से संबंधित शैक्षिक कार्य का संगठन, समय सारणी की रचना, ये सब टीचर के काम हैं जो कि टीचिंग के बाद आते हैं। टीचिंग के बाद उनका काम है ऑर्गेनाइज करने का, ऑर्गेनाइज करने में ये सारे काम उनके अंदर आते हैं। तीसरा है सुपरविज़न यानी निरीक्षण। यदि अध्यापक निरीक्षण को आवश्यकता अनुसार सहयोग करता है तो स्वाभाविक रूप से वह इस कार्य को सीख लेता है।
इसी प्रकार निरीक्षक का भी कर्तव्य है कि वह अध्यापक की समस्याओं के समाधान में अपना सहयोग दे। उसके द्वारा दी गई सहायता परामर्श तथा प्रेरणा के रूप में हो सकती है। अध्यापक द्वारा निरीक्षण कार्य को अपनी सहायता के रूप में लेना चाहिए, न कि आलोचना के रूप में। निरीक्षण कार्य को सुधारने की जिम्मेदारी भी अध्यापक पर ही होती है। देखिए, सुपरविजन का काम होता क्या है कि अगर सभी टीचर अपना अपना काम सही तरीके से करेंगे तो कोई सुपरविज़न की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि एक बच्चे को उसके माँ बाप के बाद, इवन ये भी बोला जाता है कि माँ बाप तो कभी कभी ध्यान नहीं भी देते हैं, लेकिन टीचर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो अगर स्टूडेंट्स की निरीक्षण इवेल्युएशन किया जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो टीचर करता है। तो ये सुपरविज़न का काम अगर टीचर करता है तो वो सही तरीके से ही होगा, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ पे क्या कमियां हो सकती है। तो सुपरविज़न का काम भी टीचर करता है। ये नहीं कि कंपलसरी है, लेकिन कर सकता है, और वो करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चौथा है परीक्षण एवं मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, जो कि अभी मैं बोल भी रही थी। बच्चे के इवेल्युएशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो टीचर ही होता है। शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य जब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक मूल्यांकन न किया जाए। अतः अध्यापक को पढ़ाने के साथ साथ विद्यार्थियों की परीक्षा लेना तथा उनका मूल्यांकन करना अति अनिवार्य कर्तव्य है। अध्यापक को यह जानना जरूरी होता है कि उसके द्वारा किया गया ज्ञान विद्यार्थियों ने किस स्तर तक ग्रहण किया है। इस कार्य के लिए वो मौखिक तथा लिखित परीक्षाएं ले सकता है। परीक्षा अध्यापकों के साथ साथ विद्यार्थी को भी उसका सही स्वरूप दिखाती है, चाहे वो दोषपूर्ण हो या फिर उच्च स्तरीय। तो इवैल्यूएशन का काम, परीक्षा का काम टीचर का ही होता है, और टाइम टू टाइम पर जो पढ़ा रहा है उसका इवैल्यूएशन, उसका परीक्षा लेना लिखित या मौखिक वो करता है, ताकि उसे पता चले कि जो चीज़ें वो पढ़ा रहा है उसमें बच्चों को कितना समझ में आया है। ठीक है, इसके साथ साथ अभिभावकों की भी तभी संतुष्टि होती है जब उनके बच्चे परीक्षा में अव्वल नंबर लेकर पास होते हैं। पांचवा है रिकॉर्ड रखना। यस, ये भी एक काम है। आप पढ़ा दें और एग्ज़ाम ले लें, बस यही नहीं है, रिकॉर्ड रखना भी टीचर का ही काम है। छात्रों के पूरे साल का लेखा जोखा रखना अध्यापक का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत उसे विद्यार्थियों की जन्म तिथि, प्रवेश तिथि, उपस्थिति, फीस, मासिक परीक्षाएं तथा सालाना, वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंकों का रिकॉर्ड भी रखना होता है। देख लीजिए कितना काम है। मार्गदर्शन, गाइडेंस। अध्यापक को विद्यालय के मार्गदर्शन कार्यों में पूरा सहयोग देना चाहिए। इस संदर्भ में अध्यापक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं: व्यवसाय की ओर प्रवृत्त करने वाले उचित व्यवसाय के चुनाव का निर्देशन, अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति से संबंधित सभी सूचनाएं देना, अपंग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करना, अध्ययन कार्य में निर्देशन करना। तो ये गाइडेंस के अंतर्गत ये 4 कार्य आते हैं, 4 कर्तव्य आते हैं टीचर्स के। और भी है, ये सारे भी अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हो आप लोग। परीक्षाओं की व्यवस्था करना, विद्यार्थियों के पूरे साल का रिकॉर्ड रखना, मंद बुद्धि और कम ज्ञान वाले विद्यार्थियों को निर्देशन देना तथा उनकी समस्याओं को दूर करना, विद्यार्थियों में मार्गदर्शन कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, परामर्शदाताओं को विद्यार्थियों से संबंधित पूर्ण जानकारी देना, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करना। ये सारे टीचर्स के काम हैं। देख लिया आप लोगों ने टीचर्स की ड्यूटी। ठीक है, अभी देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसा आज मैं लेकर आई हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है आज के PDF में, लेकिन कोई नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। किशोरों की शिक्षा में जो कि क्वेश्चन आता है, एडोलेसेंस में जो है टीचर का क्या रोल होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम स्कूल तथा कक्षा में अध्यापक को किशोरों के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को समझना चाहिए। टीचर के सबसे फोरमोस्ट ड्यूटी एडोलेसेंस में बोले तो वो सारे बच्चों को समझे, उनके क्योंकि उनमें अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं, तो सारे चेंजेस को समझे और समझने के बाद उनकी पर्सनालिटी को समझे, उनके बिहेवियर को समझे और फिर उन्हें गाइड करे। दूसरा है, स्कूल में तथा कक्षा में किशोरों को कोई दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए। किशोरों को जो एडोलेसेंस होते हैं ना, उनको बहुत सारी एक्चुअली में उस समय चेंजेस होते हैं,
लेकिन अगर उनमें कोई विश्वास दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी ऑनेस्टी के साथ करते हैं। तो इस तरह से टीचर की ये ड्यूटी होती है कि सही बच्चे को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। किशोरों को पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। रटे रटाए वाले जो हमारे टीचिंग मेथड है वो एडोलेसेंस के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं होने चाहिए। नई नई तकनीक जो आई है, नए नए टेक्नोलॉजी जो है, नई नई विधियाँ जो है, वो एडोलेसेंस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। किशोरों के सामाजिक समायोजन के लिए उन्हें सामाजिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। अब उनका जो है सोशल एडजस्टमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस सिचुएशन में, तो सामाजिक समायोजन के लिए उनको जो है एजुकेशनल बोल सकते हैं सोशल एजुकेशन जो होता है वो उनको दिया जाना चाहिए। किशोरों में अपराध प्रवृत्ति न पनपे, इसलिए इन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो एज होता है एडोलेसेंस का काफ़ी क्रूशियल होता है। इसमें बच्चों में जो है अपराध प्रवृत्ति फैलने का बहुत डर रहता है, इसीलिए इनको नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जो कि टीचर का ही कर्तव्य है। अध्यापक किशोरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करें, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना एडोलेसेंस के साथ। स्कूलों में किशोरों के मार्गदर्शन हेतु केंद्र खोले जाएं, काउंसलर का जॉब जो है वो खोला जाए और उसे भी गाइड करे तो टीचर ही। किशोरों के संवेगों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है, अतः इसके लिए अध्यापक आवश्यक व्यवस्था करे। अध्यापक को ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिनमें किशोरों को अपने विचार व्यक्त करने और उन पर चर्चा करने की पूरी छूट हो। किशोरों के दृष्टिकोण को बहुत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सुनना और समझना अध्यापक का कार्य है। सभी विषयों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि किशोरों को उसमें आनंद आए, उन्हें कार्य करने में रुचि हो, उनमें प्रेम, साहस और अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता पैदा हो। अध्यापकों को प्रत्येक विषय पढ़ाते समय उस विषय के व्यावसायिक महत्व पर भी प्रकाश डालना चाहिए। बोल सकते हैं कि बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए वो प्रैक्टिकल वे में दी जाए, ताकि उसका वो प्रैक्टिकल रूप भी समझे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर पाए। विद्यालय में खेलकूद, फोटोग्राफी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक एवं सृजनात्मक विकास से बहुत लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ें का भी अरेंजमेंट जो है एडोलेसेंस के लिए टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है किया जाना चाहिए, कंपटीशन सारे रखने चाहिए। विद्यालयों में मार्गदर्शन की सेवा का विस्तार होना चाहिए ताकि किशोरों को व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन मिले। अध्यापक को ऐसे कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए जिससे किशोरों में देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप जीवन दर्शन का विकास हो। किशोरों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, इसके लिए अध्यापक अपना आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, जब आपको एडोलेसेंस को डील करना है तो पहले तो आपको भी उसी तरह से रहना पड़ेगा, तभी आप जो है उनको डील कर पाएंगे। तो अगर उन ज़रूरत पड़े तो आप अगर अपना एग्जाम्पल भी उनके सामने दे सकते हो, वैसे वो फॉलो भी करते हैं टीचर्स को। किशोरों का पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए तथा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। किशोरों को व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान किया जाए ताकि भविष्य के बारे में उनकी चिंताएं कम हों। तो ये हमारा जो है टीचर्स का रोल, आप देख लीजिए यहाँ पे कहीं से आप लोगों को किसी भी फील्ड में टीचर्स का रोल पूछे कि भाई बाल्यावस्था में बता दो, किशोरावस्था में बताओ, सामाजिक विकास में बता दो, पूछ दे कि संवेगात्मक विकास में बता दो, किसी भी फील्ड में टीचर का रोल पूछे आपको ऐसे लिख देना है। पहले टीचर के गुण लिखने हैं जो क्वालिटीज़ होती है, उसके बाद उसके कार्य लिखने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा मेन टॉपिक है इनइक्वालिटी, असमानता। जेंडर इनइक्वालिटी है बहुतों में। समानता के अभाव को असमानता कहा जाता है। जब सब व्यक्ति एक ही ईश्वर की संतान है तो समान अधिकार पाने का अधिकार है। सबसे पहले असमानता हम जानते हैं क्या होता है, इनइक्वालिटी किस किस बेस पे होता है, तो जेंडर के बेस पे होता है, लड़का लड़की के बीच में होता है, अमीर गरीब के बीच में होता है, जाति में होता है। तो बहुत तरीके से जो है असमानताएं हमारे समाज में फैली हुई है। तो इन असमानताओं को
क्या समझना है वो ले, और फिर कैसे दूर करना है वो। तो हमें आप लोग को जो पढ़ना है वो जाति वाला नहीं पढ़ना है, आप लोग को जेंडर इनइक्वालिटी पढ़ना है। स्त्रियों को जो है क्यों नीचे देखा गया, लड़कियों को क्यों शिक्षा नहीं दी गई, या फिर क्यों लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है एजुकेशन में, अब लड़कियों को नहीं मिलता, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा मैं सब में बता देती हूँ, लेकिन उसके बाद हम ज़्यादा स्त्रियों पर ही ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहले तो असमानता दो रूपों में देखने को मिलती है। इनइक्वालिटी किस दो रूपों में? पहला है सामाजिक। सामाजिक स्तर पर देखें तो इसमें जाति, लिंग, धर्म तथा भाषा के आधार पर किए जाने वाले असमान व्यवहार सम्मिलित है। मतलब जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर जो है इक्वल बिहेवियर नहीं किया जाता है। दूसरा है आर्थिक। यदि कुछ व्यक्तियों की आय बहुत अधिक हो तथा उनके पास संपत्ति भी बहुत हो, और कुछ व्यक्तियों के पास आय व संपत्ति कम हो, तो इन्हें अवसरों की समानता प्राप्त नहीं होती है। सेम अवसर, सेम जो है बिहेवियर नहीं होता है, वो असमानता कहलाती है, आर्थिक असमानता। अब आइए देखिए स्त्रियों के ऐतिहासिक, क्योंकि लड़कियों और लड़कों का ही आपको पढ़ना है, तो लड़कियों की पहले तो स्त्रियों के हम पहले की सिचुएशन को, हिस्टोरिकल सिचुएशन देखें। ये अभी से चल तो नहीं रहा, वैदिक काल से ही है। वैदिक काल में तो सही था एक्चुअली में। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुष के समान ही थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कियां लड़कों की तरह से ही शिक्षा प्राप्त करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्मी तथा मैत्री ऋषि महिलाएं थी। विश्वम्बरा तथा अपाला ने विभिन्न भजनों की रचना की थी। इस काल में लड़कियों का विवाह युवावस्था में ही किया जाता था, बाल विवाह प्रथा भी नहीं थी। यानी वैदिक काल जो था वो सही था, उसमें इक्वालिटी थी। जो भी गंदगी आई है इसके बाद की काल में आई है। कौन है? उत्तर वैदिक काल। और जहाँ से ब्राह्मण वाला जो चला है सिस्टम, उसमें ईसा के 600 वर्ष पूर्व से ईसा के 300 वर्ष बाद तक का काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। महाभारत की रचना इसी काल में की गई थी। महाभारत काल में नियमों की स्थिति के संबंध में विरोधी मत पाए जाते थे। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने कहा कि स्त्री को देवताओं का निवास होता है। स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उस स्नेह का व्यवहार किया जाना आवश्यक है। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, तथा इनकी अनुपस्थिति में भी सभी कार्य पुण्य रहित हो जाते हैं। चलिए अब आइए हम देखते हैं धर्मशास्त्र। ईसा के पश्चात 3वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में ये धर्मशास्त्र हुआ। यहाँ से यह युग सामाजिक तथा धार्मिक संकीर्णता का युग था। अब स्त्रियां परतंत्र, निर्मल तथा निसहाय माने जाने लगी थी। मतलब कि धर्मशास्त्र से स्त्रियों को जो है निसहाय माना जाने लगा, इसके पहले नहीं। अब देखिए स्त्रियों की समस्याओं के समाधान, एक्चुअली में समाधान तो स्टार्ट आप भी जानते हैं, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी समय से स्टार्ट था। सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कुछ चिंतनशील व्यक्ति जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, एनी बेसेंट, महर्षि कार्वे आदि ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ से हुआ। तो ये हिस्ट्री तो हम जानते हैं, ये हिस्ट्री को ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है बस, हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये हिस्ट्री आप लोग एकदम ही हिस्ट्री ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे। वैदिक काल में बस 2-3 लाइन लिख दीजिएगा कि उस समय स्त्रियों को जो है पुरुषों के समान माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान, इवन कि उनको जो है उनके अंदर देवताओं का वास माना जाता था। धर्मशास्त्र काल से जो है ये चेंज हुआ, ये लिखिएगा। अब इसमें जो हमारा हम देखेंगे कि सुझाव, जो सॉल्विंग प्रॉब्लम जो हुआ, समस्याओं को, सुधार आंदोलन जो स्टार्ट हुआ 19वीं शताब्दी से हुआ, जिसमें मेन नाम जो है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ तक लिखिएगा, ये सारा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 बार आ गया है, देखिए ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सब जो है 2 बार आ गया है, ये सब आप स्किप कीजिए, ये भी स्किप कीजिए।
ठीक है। तो हाँ, सुधार आंदोलन में आपको बस लिख देना है। कहाँ तक लिखेंगे आपको बता दी मैं। सुधार आंदोलन में आपको लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं। उत्तर वैदिक काल नहीं लिखना है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, वैधानिक व्यवस्थाएं हुई। अब जो है एग्जैक्टली जो है डिसीजन लिया जाने लगा। सती प्रथा बंद किया गया, हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम स्टार्ट हुआ, बाल विवाह, बस पॉइंट्स में लिखिएगा। वैधानिक व्यवस्थाएं हुई, यहाँ से जो है नियम बनाए जाने लगे वो ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो बस वो तीनों, सती प्रथा नियम कब बना, 1829 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, बाल विवाह 1929। ठीक है, यहाँ पर 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई ने जो कमेटी बना करके सुझाव दिया, सार्वभौमिक नामांकन, यानी कि लड़कियों को जो है स्कूल में पढ़ाने के लिए यूनिवर्सल एनरोलमेंट के लिए जो किया गया, खाई को पटाना, जो गैप लड़कों लड़कियों में बना हुआ है उसको दूर करना, आपसी सहयोग, सिक्योरिंग कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें, विस्तृत सुधार कार्यक्रम निःशुल्क, ये मेन है। एक्चुअली में मेन ये है, क्योंकि अभी भी शिक्षा नीति कहीं ना कहीं चल ही रही है। श्रीमती हंसा मेहता कमेटी ने भी सुझाव दिया। प्राथमिक स्तर पर इन्होंने बहुत ही डिटेल से दिया। अगर हम बोले तो इनका सुझाव काम भी आया। प्राइमरी स्टेज से लेकर मिडिल स्टेज और फिर उसके माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर कैसे ध्यान दिया गया है लड़कियों के एजुकेशन पर, ये है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे लड़कियों के एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर तो श्रीमती हंसा कमेटी का जो सुझाव था ये था कि प्राथमिक स्तर पर कमेटी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लड़के तथा लड़कियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा था कमेटी के अनुसार मिडिल स्तर पर कम से कम कोर्सों का प्रावधान हो, गृह विज्ञान की पढ़ाई हो, इसमें लड़कियों को उनके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन देने की बात हुई। माध्यमिक स्तर पर और भी सब्जेक्ट जो है स्पेशली लड़कियों के लिए रखा गया, जैसे गृह विज्ञान हुआ, इंटीरियर डेकोरेशन हुआ। फिर विश्वविद्यालय स्तर पर भी बोला गया कि स्त्रियों की मुख्य ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय में उन कोर्सों को शुरू किया जाना चाहिए उनके जीवन पर्यंत, ताकि जो है वो अपनी जीविका खुद से चला सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।